हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कविता है, उजाला है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज कोमल करके कोई नया बंदा मिल रहा है हम लोगों को, है ना। विद्या। जी मैम। हाँ, ये कोमल करके नहीं आई है ना आज। जी वैशाली भी जुड़ गई है। आई है मैम। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको। जी मैम। स्लाइड पर क्या है बताइएगा। हिंदी भाषा का विकास। ओके। कल कहाँ तक आए थे, याद आ रहा है आपको। भाषा के विविध रूप देखे कल। भाषा के विविध रूप मैम। ओके ओके। चलिए, अब तक हम लोग भाषा का स्वरूप जो है, भाषा का महत्व देख चुके हैं, किस प्रकार से भाषा का महत्व होता है। उसके पश्चात हम आपको भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं जो है उस पर भी प्रकाश डाल चुके हैं। ढेर सारी चीजें जो आपको बतानी चाहिए वो हम बता चुके हैं। आज के दशका में हम भाषा के विविध रूप, तो बोली, बोली की परिभाषा एवं परिचय, बोली भाषा कैसे बनती है, या बोलियों का महत्व प्राप्त होने के जो रीजन होते हैं, उसमें से हमारा शायद पहला दूसरा हो गया था। याद आ रहा है ना, तीन हमारे हो गए थे। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी मैम। हाँ। किस प्रकार से बोली अपनी अन्य सहयोगी बहनों से अलग हो जाती है। हमने आपको बताया था कि किसी विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र में जो अनेक बोलियां प्रचलित रहती है, और काल के अनुरूप या युग के अनुरूप वह कुछ बोलियों का महत्व कम हो जाता है, परंतु जो रह जाती है ऐसी कोई बोली सर्वमान्य, सर्वग्राह्य या बोधगम्य समझी जाती है, और अनेक कारणों से वह फिर उसे महत्व प्राप्त हो जाता है। तो एक दिन समाज उसे बोली न कहते हुए भाषा का पद प्रदान करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि आप ही की क्लास में जितनी सहेलियां हैं आपकी, उन सभी सहेलियों में से कोई एक ही लड़की ऐसी होती है जो इन सभी सहेलियों को छोड़कर पहला नंबर उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी खासियत होती है, क्योंकि उसकी विशेषता यह होती है कि जो पढ़ाया गया है उसे एक्सेप्ट करना, उसकी कैप्चर पावर बहुत अच्छी रहती है, लिखने की स्टाइल उसकी भिन्न होती है, अलग होती है, इस कारण वह अन्य सहेलियों से अलग हो जाती है। आ जाइएगा क्लास में से इधर बोलियों पर। तो बोलियां कैसी होती है, जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि मराठी की अलग अलग बोलियां होती है, जैसे खानदेशी है, अहिराणी है, मारवा, और उसके पश्चात हम आपको बताए थे विदर्भी है, पुनेरी है। तो पुनेरी क्या करती है, इन सभी बहनों को रोनती हुई आगे बढ़ जाती है उसकी विशेषताओं के कारण, है ना। और जब उसकी विशेषताएं होती है तो उन अन्य विशेषताओं के कारण जब वह अपने बहनों से अलग हो जाती है, खास तौर पर हम फिर से एक बार हिंदी की बहनों की ओर चले जाएंगे। तो यदि हिंदी यह भाषा है, तो हिंदी की भाषाओं के रूप में, बोलियों के रूप में अलग अलग बोलियां आती, जैसे मारवाड़ी है, दक्षिणी है, और खड़ी बोली, ब्रज, अवधि। तो इन बोलियों से अलग हो जाती है हमारी खड़ी बोली, और वह सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, और वह बोली बोली न रहते हुए भाषा का रूप धारण करती है। हमने आपको कल की तासिका में बताया था कि साहित्य की श्रेष्ठता के कारण जब कोई भी साहित्यकार अपनी लेखनी को निश्चित करता है, तो लेखनी को निश्चित करते समय वह यह ध्यान रखना पड़ता है उसे कि समाज किस दायरे से चल रहा है, समाज की बोली कौन सी, समाज की भाषा कौन सी है। और मानते हुए चलेगा कि यदि उसकी बोली अलग होती, उसकी भाषा अलग होती है, तो समाज उसकी भाषा को, उसके साहित्य को पढ़ नहीं पाएगा, है ना। आज यदि आपको अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया गया या अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के लिए दे दिया गया, तो हम लोग उसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तमिल यदि आप लोगों को दे दिया गया तो हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो तमिल भाषा नहीं आती है, जिस कारण हमारा जो साहित्य है वह हम पढ़ नहीं पाएंगे। और यही विशेषता साहित्यकारों ने देखी, जानी, समझी, परखी, और फिर उसके पश्चात उन्होंने अपना लेखन सृजन किया। और जब लेखन सृजन करने का कार्य उनका होता है, तो खास तौर पर हम लोग भक्ति साहित्य की बात करते हैं, तो भक्ति साहित्य में सूरदास जी और तुलसीदास जी एक जाने माने नाम हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे, क्योंकि साहित्यकारों की बात चलती है, बोलियों की बात चलती है। तो सूरदास जी ने ब्रज इस बोली को अपनाया, सुर सागर के माध्यम से उन्होंने लिखा, श्री कृष्ण की महिमा का बखान उन्होंने किया, और तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का बखान किया। तो जब उनके साहित्य को सर्वसामान्य जन पढ़ते गए,
जनता पढ़ती गई तो जनता ने तो चाहा कि ये तो अपनी बोली में लिखा गया है, तो फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक 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 करते करते पूरे समाज में पूरे समाज के दौर बढ़ती चली गई और साहित्य की श्रेष्ठता बढ़ती गई, जिस कारण पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हुई, बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हुई, और जिस कारण ब्रज जो बोली थी, यह ब्रज बोली भाषा के तौर पर दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट आता है धार्मिक श्रेष्ठता के कारण। तो हर एक, जैसे मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है, तो मनुष्य जब समाज में रहता है तो मनुष्य समाज में रहते हुए वह अपने धर्म को भी अपनाता है। फिर जब धर्म को अपनाता है वह मनुष्य, तो धार्मिक श्रेष्ठता उसके लिए अपना एक योगदान देती है। उसका एक, हर एक व्यक्ति का अपना अपना आराध्य होता है। यदि विद्या श्री कृष्ण को मानती है तो उजाला जरूरी नहीं कि श्री कृष्ण को ही अपनाए, वह श्री राम को भी अपना सकती है। और उजाला यदि श्री राम को अपनाती है तो कविता गौतम बुद्ध को अपनाती होगी। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यक्ति के अनुरूप अपना अपना धर्म निहित होता है ना। तो जब धर्म की बातें चलती है तो धर्म और अपनी आराध्य का बखान उसी बोली में होना चाहिए जिस बोली में साहित्य का परिमार्जन होता है और जो जन सामान्य अधिक रूप में उसे समझता है। और जब संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी की बात चलती है तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा, इस कारण उन्होंने अवधी बोली में लिखा क्योंकि धर्म की अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए, उस बोली के महत्व को प्राप्त करने के लिए, आराध्य का बखान करने के लिए, और फिर जाकर जन सामान्य लोग उस बोली को समझ पाए, उन्होंने उस बोली को आत्मसात किया। उस बोली को आत्मसात करने के पश्चात उनके साहित्य को श्रेष्ठता मिली, उनके धर्म की श्रेष्ठता मिली, और फिर जाकर उनकी जो अवधी बोली थी वह अवधी बोली केवल बोली न रहते हुए वह भाषा बन गई। 3 कारण लगभग हमारे हो चुके हैं। बोली भाषा कैसे बनती है? दोस्तों, आपको ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोलियों के महत्व प्राप्त होने के कारण बताइए, बोली भाषा कैसे बनती है यह बताइए। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि यह भी पूछा जाता है तो आपको उसमें बोली क्या है, बोली की परिभाषा क्या है, वो आपको उसमें डालनी है। और उसके पश्चात बोली भाषा कैसे बनती है, तो बोली नानाविध रूपों से भाषा बनती है और उसके जो कारण है वह निम्नानुसार। फिर आपको जैसे हमने वीडियो में चार्ट बताए थे ब्लैक बोर्ड पर, आपको याद आ रहा होगा, कोई सर्कल बनाइएगा, कोई ट्री बनाइएगा, और उसके साथ साथ आप उन पॉइंट्स को यदि लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा आपका एक सफर होगा, लिखने की स्टाइल आपकी एक अलग होगी। मतलब जैसे देखिएगा कि जैसे आप लोग नए हो, आपको शायद ये सारी चीजें आपके टीचर्स ने ऑलरेडी बता दिए होंगे एसवाई में, और नहीं बताई है तो किस नए तरीके से आपको उसे आत्मसात करना है। तो जैसे वीडियो को आप लोग देखते हो, जैसे हमने इस लेक्चर्स को लिया था, है ना, ये तो रिवीजन चल रही है आपके, लेकिन जब ओरिजिनल लेक्चर हमारा चला था तो उस समय में भी फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था कि चार्ट आपको कैसे निकालना है ना। तो चार्ट जी निकालिएगा, हम्म, बोली भाषा कैसे बनती है, इसमें आप एक बहुत सुंदर सा चार्ट बनाइएगा, 1 2 3 4 कर करके आपको जितने कारण हमने बताए, कुछ बोलियां फिर लिखिए चार्ट बनाते हुए, कुछ बोलियां सब अपनी सहयोगी बहनों से अलग हो जाती है, साहित्य की श्रेष्ठता के कारण, धार्मिक श्रेष्ठता के कारण, राजनीति के कारण, बोलियों का महत्वपूर्ण होना ही बोली को महत्व। तो जब इस प्रकार से हम लोग चार्ट बनाते हैं फिर उसके पश्चात लिखते हैं, कुछ बोलियां जब अपनी अन्य सहयोगी बहनों से बिल्कुल अलग हो जाती, फिर विश्लेषण करना आप स्टार्ट कर दोगे, तो होगा क्या, देखिएगा आपके मार्क्स देने का उनका जो तरीका होगा ना, जैसे बोली क्या है तो आपको वही उसी जगह पे 2 नंबर्स उसने दे दिए। मान तो ही चलेगा कि 8 नंबर का यदि वह प्रश्न होता है तो 8 नंबर के प्रश्न के लिए सफिशिएंट जो राइटिंग है वो कैसे होना चाहिए, पहले तो प्रास्ताविक रूप में आपने लिख दिया बोली की परिभाषा क्या है, उसके लिए आपको 2 नंबर्स मिल गए। उसके पश्चात आपने लिख दिया बोली भाषा कैसे बनती है, उसके अलग अलग कारण है, वह निम्नानुसार। आप बहुत अच्छा सुंदर सा चार्ट बनाओगे तो चार्ट में ही शो आउट हो जाएगा आपके कि इस बच्ची को कितना आ रहा है और क्या आ रहा है। और फिर नीचे तो यहाँ पर आपके 2 3 नंबर्स जो है एक एक करके भी देते हैं, तो 5 भी लिखते तो 5 नंबर्स आपके हो गए वहीं पर। और फिर जब विश्लेषण करते तो विश्लेषण को कम से कम उस बंदे को एक एक तो नंबर्स देना पड़ेगा। मतलब देखिएगा कि जो भी आपको पहले टॉपिक में भी हम बता चुके कि आपको लिखना कैसे, अब दूसरे टॉपिक में भी बता चुके हैं कि कैसे आपका राइटिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोग रट्टा लगाते हो, रट्टा लगाने के पश्चात आपकी राइटिंग भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ध्यान में रखना है यह, है ना। तो जैसे जैसे राइटिंग को आप लोग बढ़ते चले जाओगे तो ये इस प्रकार से पॉइंट वाइज यदि लिखोगे ना आप,
तो ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट वाइज लिखते हुए वो भी जो एग्जामिनर है वो सचेत हो जाता है कि नहीं, इस बच्चे को तो सब कुछ आ रहा है, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो वो ज्यादा परीक्षा आपके दिमाग की नहीं लेगा। पहला प्रश्न यदि आपने बहुत मतलब आपके आंसर शीट की शुरुआत ही यदि आपने इसे पॉइंट वाइज की हुई है, आपको तो केवल ब्लैक पेन ही यूज करना है उस जगह पे, आपको ब्लू पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्सिटी के जो पर्चे होते हैं वह यूनिवर्सिटी के पर्चे केवल ब्लैक पेन में लिखे जाते हैं। अब तक आप लोग आए हुए हैं, आपको पता है सारी चीजें, फिर भी समझाने का प्रयास हमारा यही होगा। जी बहन तो जी। ब्लैक पेन से यदि हम लोग लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिखते हुए लेकिन हेडिंग आपका बड़ा होना चाहिए, और उसके जो सब पॉइंट्स आप डाल रहे हो, जैसे चार्ट बना रहे हो तो चार्ट बहुत अच्छे से पेंसिल से निकालिएगा और उसे सजाकर, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे आपको सजाकर बताया था। तो जो लोग नए हैं या जिन्होंने वो जैसे विद्या इन सभी चीजों से अछूती रह गई, तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा कि कैसे चार्ट बनाने हैं ना। तो पहला टॉपिक हमने चार्ट वाइज बनाया था, अब तो पीपीटी दिखाई देगा आपको स्लाइड, क्योंकि स्लाइड इसलिए क्योंकि सारी चीजें लिखने में समय चला जाता है। हमने देखा उस जगह पर कि जब हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं तो भले समझ में ज्यादा आता होगा आपको, लेकिन समय बहुत ज्यादा चला जाता है ना। तो इस प्रकार से चार्ट बनाना ही है, चार्ट बनाते हुए विश्लेषण आपको निम्नानुसार करते ही जाना है। फिर उसके पश्चात धार्मिक शिष्टता के पश्चात, यहाँ तक हम लोग कल की तासिका में आए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना ही बोली को महत्वपूर्ण कैसे बना देता है। इस प्रकार साधारण तौर पर इसे देखा जाता है कि भाषा या बोली को बोलने वाले भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जितनी बोली महत्वपूर्ण होती है ना, उतना ही उस बोली को कितने लोग बोल रहे हैं। जैसे हमने हर एक बोली को, जैसे ब्रज बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या आपको बताई थी, याद आ रहा होगा कि 1,40,40,000 के आसपास लगभग ये बोली बोली जाती है। हमने बताया था उस समय में भी, याद कीजिएगा वो लेक्चर। हाँ जी मैम, बहन। हमने बताया था, ये नहीं बताया हाँ। था, है ना। तो जब यह बोली को बोलने वाले भी महत्वपूर्ण बना देते, मानते हुए चलिएगा कि हमारे एरिया में खानदेशी तो भाषा बोली चलती, लेकिन उस बोली को आत्मसात करने वाले लोगों की संख्या तादाद में कम है, बहुत ही कम लोग उसे जानते हैं, तो वह बोली भाषा नहीं बन सकती। ऐसा ही तो हो रहा है ना कि आज हमारी जो खानदेशी बोली है, जिस प्रकार खानदेशी बोली कैसे होती है, कविता आप बोल के देखिए, दिखाएगा जरा। हमने बताया था ना आपको, खानदेशी बोली का एक उत्तम एग्जाम्पल जो है वो आपके सम्मुख हमने रखा था। याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? और नहीं याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी से दो शब्द दो वाक्य जो है वो बनाते चली जाइएगा। एक प्रसंग, एक घटना बताइएगा आप। उजाला आप भी बता सकती हो। खानदेशी हाँ, खानदेशी बोली, जैसे हम लोग बात करते हैं ना खानदेशी बोली में, हमने आपको खानदेशी बोली का एग्जाम्पल भी बताया था उस समय में, याद आ रहा होगा आपको। चलिए। खानदेशी बोली तो अपने यहाँ बोली जाती है ना मैम? हाँ, तो बोली जाती है, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि खानदेशी बोलियों में अपना साहित्य निर्माण होता है क्या? अपनी ये खानदेशी बोली भाषा कहलाने के लायक है क्या? नहीं है, है ना, नहीं है। भले ही नहीं। उसे लिखने वाले जो ये भालचंद्र नेमाड़े जी है ना, बहनाबाई की कविता है, तो यह केवल अपने महाराष्ट्र में ही सीमित है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब देखिएगा कि उन्होंने तो साहित्य का निर्माण किया, खानदेशी बोली को, खानदेशी गण बोली को आत्मसात किया, लेकिन आज भी वह जो बोली है वह बोली ही कहलाती है, वह भाषा कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। और भाषा का यदि दायरा आपको स्टैंडर्ड रूप में लेना है तो हमें कहाँ जाना होगा? पुणे में जाना होगा। पुणेरी बोली जो है, तो पुणेरी बोली भाषा कहलाने के लायक है। जैसे पुणेरी बोली के प्रारूप को देखना है तो हमें पुणेरी बोली कैसे होती है और खानदेशी बोली कैसे होती है, इन दोनों के अंतर को हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो खानदेशी बोली का एक उत्तम उदाहरण हमने उस समय में भी आपको बताया था, दो सहेलियां, जैसे कविता और विद्या। मुझे नहीं पता आप बस से आती हो, पैदल आती हो, कहाँ से और कैसे आती हो, आई डोंट नो, बट यू नो दैट, आप लोग जानते हो आप कैसे आते हो। फिर भी हम आप दोनों का एग्जाम्पल बताएंगे कि कविता विद्या के घर जाती है। माफ कीजिएगा, ये केवल एग्जाम्पल है, आप लोग शायद ही इस बोली को नहीं आत्मसात कर रहे होंगे, पर जस्ट एक एग्जाम्पल आपके सम्मुख देना चाहते हैं। दो सहेलियां एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रही, एक सहेली दूसरी सहेली के घर पर जाती है कॉलेज के लिए, वह उसे बुलाने के लिए जाती हो, और फिर क्या कहती है देखिएगा, कहो भाई ना चालत नहीं कॉलेज ले। दूसरी सहेली उस पर कितना प्यारा जवाब देती, वो कहती है उसे, नहीं भाई ना हमारी पास संभलिए। अब देखिएगा कि जब इस प्रकार के उदाहरणों को हम आपके सम्मुख रखते हैं तो क्या ये ऐसे उदाहरणों की बोली को भाषा का दायरा आप दे पाओगे?
नहीं मैम। नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सही है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी बात चलती है बोलियों की, तो बोलियों का महत्वपूर्ण होना, उसकी बोलियों को कितने लोग बात कर रहे हैं और किस ढंग से बात कर रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमने आपको मराठी भाषा का खानदेशी बोली का एक प्रारूप बताया कि जितने भी लोग हैं बोलते तो हैं, लेकिन उस बोली को आज भी हम भाषा का दायरा नहीं दे सकते। देखिएगा कि जैसे खानदेशी बोली चलती है, गण बोली का साहित्य जलगांव में ही स्थित होता है। कई महाविद्यालयों में उस गण बोली के साहित्य का एक बहुत बड़ा फंक्शन लिया जाता है, आयोजन प्रयोजन किया जाता है, फिर भी वह गण बोली ही कहलाती है, वह भाषा का दायरा उसे नहीं मिल पाता। लेकिन अंग्रेजी एकमात्र ऐसी मूलतः चूंकि वो बोली है, लेकिन आज आधुनिक काल में व्यापार में या अन्य कारणों से पूरे विश्व भर में उसका इस प्रकार से जाल फैल गया है ना। तो व्यापार के कारण अंग्रेजी को महत्व प्राप्त हो गया और साथ में अंग्रेजी बोलने वाले को भी। देखिएगा कि जब मतलब हम किसी व्यक्ति पर आलोचना करना, किसी भाषा पर आलोचना करना हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। यदि 14 सितंबर के दिन आप लोग होते हैं, थे क्या आप लोग 14 सितंबर के दिन के प्रोग्राम में? जी मैम थे। जी मैम। हाँ, तो जो सर आए थे उन सब ने कितना मार्मिक, कितने एग्जाम्पल दिए। उन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वास्तविक तौर पर उन्होंने पूरी गहन अध्ययन के पश्चात दिए, है ना। बहुत स्टडी करनी पड़ती है और उसके पश्चात ही कोई व्यक्ति भाषा पर बोल सकता है। उनका अध्ययन तो देखिएगा, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बताया कि उन्हें पता था कि अंग्रेजी के भी प्राध्यापक उस जगह पर है, अंग्रेजी के भी स्टूडेंट्स उस जगह पर होंगे। निश्चित ही तौर पर यह यूट्यूब पर चलने वाला हमारा प्रोग्राम है, सभी जगह पर मीडिया के थ्रू चलने वाला प्रोग्राम है। तो उन्होंने बड़ी सोच और समझदारी के साथ कहा कि हमें किसी भाषा पर आलोचना करना हमारा मूल पर्पस नहीं है। सुना होगा आपने। तो फिर भी जी मैम। जैसे हमारी 343 की धारा चली उस समय में, अन्य भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी को उसके एक सहचरी बहना के रूप में केवल आत्मसात किया जाएगा, ऐसा धोरण बनाया गया है ना। केवल ऐसा ही दृष्टिकोण था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि बाद में हमारी हिंदी को हटा दिया और अंग्रेजी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब इसमें गलती उन लोगों की भी हो सकती है जो भारत में रहते थे, इसमें गलती हमारी हिंदी भाषी लोगों की भी हो सकती है। मतलब हम यूं नहीं कह सकते कि केवल हमारे लोगों की गलती है, हर जगह की गलती दिखाई देती है, क्योंकि हमारी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग बोली को महत्वपूर्ण नहीं बना, भाषा का दायरा हमारी हिंदी को नहीं दे पाए, इसका रीजन भी यही है कि हमारी जो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी ने बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित कर लिया। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो मराठी मीडियम से पढ़ रहे हैं, अपनी मातृभाषा को महत्व स्थान दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं सही में, केवल एक या दो। भले ही हम अपनी बच्चों को मराठी लैंग्वेज को देना चाहते हैं या उसे एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनाना चाहते हैं, फिर भी आज भी तो सारे के सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन बिल्कुल साफ सुथरा है दोस्तों, कि जब अंग्रेजी मूलतः बोली थी, तो उस बोली को हम लोगों ने आधुनिक स्तर में व्यापार की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से विश्व भर में इतना जाल फैला के रख दिया कि आज भी सर्वसाधारण तौर पर अंग्रेजी जिस व्यक्ति को आती है ना, तो वह व्यक्ति कितना होशियार है, यह उसकी तुलना की जाती है कि नहीं वो बंदा तो बहुत होशियार है क्योंकि उसे अंग्रेजी आती है। तो बिल्कुल ये तुलना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह कि हिंदी भाषी लोगों को यह तुलना करनी ही नहीं चाहिए कि उसे अंग्रेजी आती है और मुझे भी अंग्रेजी आनी ही चाहिए। काल की आवश्यकता होती है तो काल की आवश्यकता के अनुरूप हमें अंग्रेजी का प्रचलन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें जो नहीं आता है उसे जबरदस्ती एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो हम बात कर रहे थे व्यापार के कारण विश्व भर में जाल किस प्रकार से अंग्रेजी ने फैला दिया है, और जब अंग्रेजी ने अपना जाल फैला दिया तो जिस प्रकार से अंग्रेजी बोली को महत्व दिया, वैसे ही अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को भी महत्व मिल गया, है ना। क्लियर हो गया ना आपको? कि जैसे हमने अभी अभी आपको बात की कि एकाध लड़की यदि आप में से बहुत अंग्रेजी जानती है, बोलती है, तो उस लड़की का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है
आपकी तुलना में होता है ना ऐसा कि नहीं, सब टीचर्स भी नहीं, वो तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है। तो केवल अंग्रेजी बोलना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अधिक तौर पर माना जाता है आधुनिक तौर पर कि जिन लोगों को जो अंग्रेजी बोली आती है और जब वो बोली आती है उनको, तो बोली को जितना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है उतना महत्वपूर्ण स्थान बोलने वाले लोगों को भी दिया जाता है। और आज यदि विचार किया जाए तो अंग्रेजी तो विश्व की एक व्यापारिक भाषा के रूप में या अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप का दायरा भी उसे मिल गया है। और इसलिए देखा जाता है कि चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान, भारत हो या चीन, सभी लोग अपनी बनाई हुई वस्तुओं पर प्राय अंग्रेजी में ही मेड इन इंडिया आदि लिख देते हैं। मतलब कहीं भी जगह पर कि ये भारत से बनी हुई चीज है, हम यह नहीं देख पाते। आज यदि हम दूर मत जाइएगा, यदि आपके मसालों का, दीपक मसाले का प्रोडक्शन लेते हैं तो उस पर भी मेड इन भुसावल, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया रहता है ना। मतलब ये सारी चीजें जो अंग्रेजी में छपी होती है किसी जगह पर आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। एक बात और है कि अब तो मेडिसिन जो होती है, तो मेडिसिन पर उन लोगों ने, सभी लोगों ने बता दिया कि जैसे अंग्रेजी होती है ना, तो अंग्रेजी के साथ साथ मराठी, हिंदी भी होनी चाहिए। तो फिर जाके उन सभी केमिकल्स लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग डेट और उस जगह पर उन्होंने दे दिया। हमारी आवाज आ रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है ना? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना ही बोली को महत्वपूर्ण बना देता है। हमारे आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? जी मैम। जी मैम, आ रही है। हाँ हाँ। तो जहाँ हम लोग बात कर रहे थे मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स का जब निर्माण हुआ तब मतलब लगभग हम बात करते 1999 तक की। तो 1999 तक खास तौर पर केवल अंग्रेजी में लिखा जाता था, उसमें हिंदी का कोई प्रारूप नहीं था। लेकिन उसके पश्चात में हिंदी भाषी लोगों ने कुछ आंदोलन किया और उसके पश्चात अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोली होनी चाहिए, ऐसा उन सभी लोगों ने कहा। तो हिंदी भाषा का दायरा भी उस जगह पर अब बढ़ने लग गया है कि जैसे आज मेडिसिन लेते हैं तो जैसे हम लोगों को एक ट्रिप्स पर मिल जाता है अंग्रेजी ऊपर और नीचे हिंदी भी दिखाई देता है। तो इन सभी कारणों के पश्चात बोली भाषा बन जाती है कि जितनी बोली महत्वपूर्ण होती है उनके बोलने वाले भी ज्यादा महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। अब इसका लास्ट वाला पॉइंट है, बोली का प्रमुख या सबसे बड़ा होने का कारण है राजनीति, है ना। किसी भी देश का जहां राजनीतिक केंद्र होगा वहां की बोली अवश्य महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाएगी। जैसे दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली मैथिली हो, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रज हो, ये प्राचीन भाषा को दबाकर केवल भाषा का ही नहीं अपितु राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा का स्थान उन सभी ने प्राप्त कर लिया और इस कारण से भी बोली भाषा बन गई। जब हम राजनीति की बात चलती है तो राजनीति का मूल केंद्र यदि भारत का देखें तो भारत का मूल केंद्र दिल्ली रहा, है ना। तो दिल्ली को आस पड़ोस के पड़ोस में हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली के प्रदेशों में अधिकतर खड़ी बोली अपनाई जाती है ना। हरदोई, खीरी, फैजाबाद, इस जगह पर हम लोगों ने देख चुके हैं कि किस प्रकार से वहां पर खड़ी बोली हिंदी दिखाई देती। तो खड़ी बोली हिंदी ने क्या किया, मैथिली को, अवधी को, ब्रज को भाषा का दायरा मिलने के पश्चात भी प्रभावित कर दिया, है ना। तो फिर उन लोगों ने ब्रज को न अपनाते हुए, मैथिली को न अपनाते हुए, अवधी को न अपनाते हुए, दक्षिणी को न अपनाते हुए, तुर्की को न अपनाते हुए उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को आत्मसात किया। और फिर वहां के राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी व्यापार चला करते थे, जैसे लेटर का आना है केंद्र शासन के अंतर्गत, फिर राज्य शासन के अंतर्गत, तो फिर जितने भी व्यापार उस जगह पर हुआ करते थे तो वह सारे के सारे व्यापार केवल राजनीतिक स्तर पर खड़ी बोली में हुआ करते थे
और जिस कारण हमारी जो खड़ी बोली है वो भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार से जब आपको ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और होता ही है, जिस प्रकार हमने आपको बताया पहले टॉपिक में, पहले पॉइंट में, कि भाषा की परिभाषा बताते हुए भाषा की विशेषताओं को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ऐसा यदि सवाल आपको पूछा गया, आंख बंद करते हुए आपको पहले टॉपिक पर ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे और के रूप में, अथवा के रूप में, बोलियों के महत्व प्राप्त होने के कारणों को सोदाहरण बताइए, या आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, बोली भाषा कैसे बनती है। यह ब्रॉड क्वेश्चन दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। एक तो 16 नंबर्स के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यह सारी चीजें लिखने में आनी चाहिए। आपको लिखना कैसे है, किस टाइप में लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसके पश्चात पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। उसके पश्चात आपको उपसंहार के तौर पर निम्न रूप से ऐसा लिखना है एक परिच्छेद में कि उपर्युक्त विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि बोली जो है, यह बोली अपने सहयोगी बहनों के साथ जब अपना विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, अपनी एक विशिष्टता प्रदान करती है, और अपनी विशिष्टता के साथ साथ अपनी खासियत के साथ जब वह अपनी अन्य सहयोगी बहनों से अलग हो जाती है, तब वह बोली भाषा बन जाती है। जब कोई साहित्यकार अपना साहित्य का परिमार्जन करता है और उस साहित्य को श्रेष्ठता मिल जाती है, तो इस कारण भी बोली भाषा बनती है। उसी प्रकार धार्मिक श्रेष्ठता के अनुरूप, फिर उसमें उदाहरण देते जाइएगा आप, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, अन्य सहयोगी बहनों में आप हिंदी की जो दक्खिनी है खड़ी बोली जो आपको बताया, वह एग्जाम्पल दे सकते। धार्मिक श्रेष्ठता के कारण आपको बताया हमने कि धर्म की श्रेष्ठता के अनुरूप किस प्रकार से। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बोली भाषा बनेगी, लेकिन बोली को भाषा बनने के लिए अलग अलग दायरों के माध्यम से या अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से उसे भी खरा उतरना पड़ेगा। जब बोली इस प्रकार की कई तमाम ऐसी समस्याओं को, परीक्षाओं को गुजरती हुई दिखाई देगी, तब ही बोली भाषा बन सकती है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न तैयार हो गया। क्लियर हुआ आपको? जी मैम। यस। अब इसमें किसी को कोई सवाल है? नहीं। नो मैम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल की तासिका में शायद कविता ने या उजाला ने, किसी ने तो परिनिष्ठित भाषा के रूप में बताने के लिए कहा था मुझे कि मैडम आप परिनिष्ठित भाषा के बारे में चर्चा कीजिए, ऐसा बताया था, है ना। मुझे नहीं पता कौन थी वो लड़की, लेकिन परिनिष्ठित भाषा के संदर्भ में तो देखिए, जैसे हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे बेटा, है ना। पहला टॉपिक हमारा पढ़ाकर कंप्लीट, पहला जो पॉइंट था वो पढ़ाकर कंप्लीट हो गया, उसका रिवीजन हम लोगों ने ले लिया। उसके रिवीजन के साथ साथ आपके डाउट सेशन भी लिया कि आपको यदि किसी जगह पर पॉइंट ये क्लियर नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो भी हमने आपको पूछा। लेकिन जैसे पॉइंट वाइज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, तो कल का वीडियो, आज दोनों भी लेक्चर्स के, कल के भी और आज के भी हम अपलोड करके छोड़ देंगे आपके गूगल क्लासरूम पर। तो जितने लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, तो उन लेक्चर्स को भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, हो सके तो आप लोग राइटिंग कर लीजिएगा। बात चल रही थी परिनिष्ठित भाषा की, तो परिनिष्ठित भाषा को क्या कहा जाता है, पहले उसे सुन लीजिएगा। तो परिनिष्ठित भाषा को आदर्श भाषा, मानक भाषा, टकसाली भाषा के नाम से जाना जाता है। लेकिन खास तौर पर परिनिष्ठित भाषा, यही उसका रूप जो है सभी जगह पर प्रचलित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या कर दिया हमने, हाँ। तो परिनिष्ठित भाषा को आदर्श भाषा, मानक भाषा, टकसाली भाषा आदि के नाम से परिनिष्ठित भाषा, लेकिन उसका नाम महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कोई भी बोली, कोई भी दुनिया भर के कोई भी बोली, अब आपके सामने हमने ढेर सारे बोलियों को रख दिया, लेकिन कोई भी बोली को विकसित होकर जब भाषा का रूप धारण करती है, अब देखिएगा, अब हमने आपको बता दिया कि बोली कैसे भाषा बनती है। तो कोई भी बोली जब भाषा का रूप उसे प्राप्त होता है, तो उसके विकास के रूप में एक क्रम होता है ना। तो व्यक्ति बोली जब विकसित हो जाती है, तो वो उपबोली का रूप धारण करती है, और उपबोली विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। मतलब देखिएगा कि जब खानदेशी बोली होती है, तो खानदेशी बोली का रूप अनायास ही वो व्यक्ति बोली थी, केवल व्यक्तियों के रूप में प्रचलित थी, वह उपबोली का रूप धारण कर लिया, और जब उसने उपबोली का रूप धारण कर लिया, तब वह बोली भाषा बनने के लिए साथ
तैयार हो गए। और फिर इस उपबोलियों में जब इस विकास क्रम में कोई एक विशिष्ट बोली होती है, विशिष्ट बोली अन्य अन्य बोलियों के साथ रोनती हुई आगे बढ़ जाती है। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि आप में से कोई एक सहेली आपकी ऐसी होगी कि उसकी खासियत के माध्यम से, उसकी विशेषता के माध्यम से, फिर उसकी विशेषता राइटिंग के माध्यम से होती हो, उसकी कैप्चर पावर के माध्यम से होती हो, या केवल एक बार पढ़ती है ना, लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करती है वह, पर फिर भी एक बार पढ़ लिया बस हो गया। कई लड़कियां ऐसी होती है कि नहीं, लेक्चर्स को जब अटेंड करती है तो उस लेक्चर्स को अटेंड करने के पश्चात उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, बस लेक्चर अटेंड कर लिया, उसी लेक्चर्स को उसने बहुत अच्छे से दिमाग में रख लिया तो उसे वह लिख पाती है। ऐसी भी कई सहेलियां आपकी होती है। तो होता क्या है देखिएगा कि जब आप ही की सहेली, आप ही उन सभी सहेलियों को छोड़कर, परित्याज्य कर, रोन कर आगे बढ़ जाती है, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में चली आती है, तो वह सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। अब आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार एक बोली अन्य सभी बहनों को रोंद कर जब आगे चली जाती, उसके विकास क्रम में वो व्यक्ति बोली होती है। व्यक्ति बोली उपबोली का रूप धारण करती है, और उपबोली के स्तर पर जितनी बोलियां होती हैं उन अन्य सभी बोलियों को रोंद कर वह बोली अपनी खासियत के आधार पर, अपनी विशेषताओं के आधार पर जब आगे बढ़ जाती, तब वह भाषा का रूप धारण करती है। और मानवीय समाज की सभ्यता के साथ यह विकास क्रम उसका आगे बढ़ता चला जाता है। उन उपबोलियों में से किसी एक को जब आदर्श या परिनिष्ठित रूप प्राप्त हो जाता है, तब वह भाषा संपूर्ण क्षेत्र की आदर्श या मानक भाषा कहलाती है। जैसे हमने आपको बताया कि खड़ी बोली हिंदी ब्रज भाषा थी, अवधि भाषा बन गई, साहित्य की श्रेष्ठता के कारण, व्यापार की श्रेष्ठता के कारण, राजनीति के कारण। लेकिन खड़ी बोली में कौन सी ऐसी खासियत थी, कौन सी ऐसी विशेषता थी, तो हम लोग देख चुके हैं खड़ी बोली की विशेषताओं को भी, ब्रज की विशेषताओं को भी, कि जितने लोग बोलने वाले थे और बोलने वालों के साथ साथ वहां की जो बोली थी, उन सभी लोगों ने अपना एक प्रभुत्व निर्माण किया, एक प्रभाव निर्माण कर दिया, है ना। तो जिस प्रभाव के कारण, जिस प्रभुत्व के कारण खड़ी बोली ने ब्रज को, अवधि को, भोजपुरी को, मतलब इन सभी बोलियों को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। इन सभी बोलियों को प्रभावित कर दिया। ब्रज अपनाने वाले जो लोग थे, अवधि को बोलने वाले लोग थे, भोजपुरी को बोलने वाले लोग थे, इन सभी लोगों ने केवल मात्र खड़ी बोली को आत्मसात कर दिया। और फिर खड़ी बोली का जो साहित्य था, वह खड़ी बोली का साहित्य शिक्षा के द्वारा, सरकारी तथा गैर सरकारी कामकाज के द्वारा, और फिर समाचार पत्रों के द्वारा आदि के रूपों में वह सब जगह पर पाई गई, तो फिर वह परिनिष्ठित भाषा बन गई। एक जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा के सभ्यता के साथ यह विकास संपूर्ण क्षेत्र में दिखाई दिया, और वही परिनिष्ठित भाषा पूरे क्षेत्र की प्रतिनिधि भाषा या कामकाज की भाषा मानी गई। और फिर उसका उपयोग हमने बताया आपको कि शिक्षा के द्वारा बताया गया, सरकारी तथा गैर सरकारी कामकाज के लिए बनाया गया, समाचार पत्रों के लिए बनाया गया, प्रसार माध्यमों के लिए उपयोग में लिया गया, और वही भाषा एक आदर्श रूप उसका सुविधाजनक माना गया। और जब वह भाषा भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम बनाया गया, तो किसी भी व्यापक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के जितने लोग थे, उन्होंने अपने व्यवहार के लिए, कामकाज के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जिस भाषा को प्रतिनिधि माना, वह भाषा केवल आदर्श भाषा कहलाई। और जब कोई बोली आदर्श भाषा बन जाती है, तो उसका असर आस पड़ोस की बोलियों पर निश्चित तौर पर होता है। तो खड़ी बोली हिंदी ने अन्य बोलियों को भी प्रभावित किया, और उसके साथ प्रभावित हुई हमारी ब्रज, अवधि, भोजपुरी। और आज यदि हम लोग देखते हैं तो खड़ी बोली हिंदी अन्य भाषा या बोलियों की तुलना में परिनिष्ठित एवं आदर्श मानी जाती है, चूंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ मानक भाषा का उपयोग सरकारी कामकाज से लेकर बोलचाल के रूप तक किया जाता है। जब कोई बोली इस तरह से आदर्श बन जाती है, तब उसके विकसित रूप को लेकर उसका व्याकरण आदि की रचना भी की जाती है। इसका परिणाम तो यह होता है कि भाषा स्थिर और मानक कहलाती है। हिंदी को जब महत्व प्राप्त हुआ, तो आसपास की जितनी भी बोलियां थी वो अपने आप पीछे छूट गए और हिंदी को महत्व प्राप्त हो गया। यह उसका आदर्श रूप है। परंतु कहीं कहीं पर जब कोई बोली भाषा का रूप धारण करती है, तो उस बोली को आदर्श
बोलने के लिए उसकी आसपास की जितनी बोलियां होती है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि रोम की जो लैटिन थी, जो वो इटली की आदर्श भाषा बनी, तो आसपास की बोलियां शीघ्र समाप्त हो गए। मानक या आदर्श भाषा के रूप जो होते हैं वो दो रूप होते हैं, एक तो लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। मौखिक में छोटे सरल और सुबोध वाक्यों का प्रयोग होता है और लिखित में बड़े और कठिन वाक्यों का प्रयोग होता है। लिखित रूप में कृत्रिमता की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि हम लोग आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि भाषा का जो स्तर होता है वो पहले मौखिक रूप में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है ना। ये सभी चीजें हम लोग आपको आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जैसे उस लेक्चर में आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते समय भाषा, जैसे हम लोग भाषा को भाषा कहते हैं ना, तो वो लोग भाषा को भाषा कहते हैं, है ना। मतलब हमारी श का जो उच्चारण है मूर्धन्य श, तो दंत से स का उच्चारण वो लोग कहते हैं भाषा, है ना। तो करेक्ट क्या देखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उनका भी करेक्ट है, हमारा भी करेक्ट है, लेकिन जब बात चल रही है उच्चारण प्रक्रिया की, मौखिक रूप की, मानक रूप की, आदर्श रूप की, तो मूलतः जो मौखिकता के तौर पर पाया जाता है वो सरल एवं सुबोध वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, और लिखित तौर पर जब पाया जाता है तो वो कठिनता के साथ साथ मतलब वहां पर कृत्रिमता अनायास से आ जाती है। तो जितना भी प्रयोग हम लोगों ने सर्वप्रथम किया उतना सब प्रयोग करते हुए हम लोग बता चुके हैं आपको कि वहां पर मौखिक रूप पहले आता है, उसके पश्चात लिखित स्तर आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? जिसका कोई सवाल था कि परिनिष्ठित भाषा क्लियर नहीं हुई है, अब क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम। अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रादेशिक भाषा, माने क्या, तो स्टेट लैंग्वेज। तो भूआंचलिक क्षेत्र की या विशिष्ट प्रदेश में, ये याद रखिएगा आपकी जो, देखिए प्रदेश, प्रादेशिक से तात्पर्य एक विशिष्ट प्रदेश होता है, तो विशिष्ट प्रदेश में जो भाषा बोलचाल के रूप में प्रयुक्त की जाती है उसे बोली कहा जाता है ना। और परंतु यही बोली जब सीमित क्षेत्र से निकलकर एक विशेष प्रदेश तक पहुंच जाती है तब वह रूप प्रादेशिक कहलाता है। और भाषा या बोली के इसी रूप को आज हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। बोली की यदि परिभाषा देखें तो बोली को हमने क्या कहा कि एक सीमित क्षेत्र में, है ना, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो भूआंचलिक क्षेत्र की या विशिष्ट प्रदेश में जो भाषा बोलचाल के रूप में प्रयुक्त की जाती है वो बोली की कही जाती है। परंतु यही बोली का रूप जब सीमित क्षेत्र से निकलता है और एक विशिष्ट प्रदेश में विशेष प्रदेश तक पहुंच जाता है तब वह प्रादेशिक कहलाती है। और इसी प्रादेशिक रूप में राजनीतिक व्यवहार, साहित्य का सृजन या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना जाता है। परंतु भाषा का वह रूप एक विशिष्ट प्रदेश तक ही सीमित रहता है। जैसे महाराष्ट्र प्रदेश की मराठी, आज हम मराठी को जानते हैं, यह मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। तात्पर्य यह है कि मराठी के अंतर्गत व्यापार, शिक्षा, राजनीतिक हलचल, धार्मिक तथा सामाजिक कार्य मराठी में किए जाते हैं। तो आज स्वतंत्र भारतवर्ष की रचना भी भाषावार ही की गई है, अर्थात भाषावार प्रांत रचना में मिलती है। अब प्रांतवार कैसे, हमने उस समय में भी आपको बताया था कि प्रदेश के अनुरूप, क्षेत्र के अनुरूप, जैसे पंजाब राज्य की बोली पंजाबी,